इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आने वाली है और अगर आपको लगता है कि फॉर्म 16 हाथ में आ गया है तो टैक्स फाइलिंग का काम पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं है। फॉर्म 16 सिर्फ आपकी सैलरी की कहानी बताता है। बाकी आपके बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, आपके शेयर बाजार का प्रॉफिट, आपका किराया, ये सब टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद होता है, चाहे आपने उसे अपनी ITR में लिखा हो या नहीं लिखा हो। लेकिन फाइल करना फिर भी जरूरी है। आपकी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी होता है और अगर आपकी फाइलिंग और टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा मैच नहीं होता तो आपके पास आ जाएगा एक नोटिस। आज के एपिसोड में इसी से जुड़ी 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, फॉर्म 16 होता क्या है। दूसरा, 10 ऐसी इनकम जो आपके फॉर्म 16 में नहीं दिखती लेकिन फिर भी फाइल करनी जरूरी है। और तीसरा, इस टैक्स फाइलिंग सीजन की वो बड़ी खबर जो हर टैक्स पेयर को पता होनी चाहिए। डेडलाइन की उलझन से लेकर नए इनकम टैक्स एक्ट तक। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. फॉर्म 16 वो सर्टिफिकेट है जो आपकी कंपनी, आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको देते हैं, ये बताने के लिए कि साल भर में आपकी सैलरी से कितना TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा गया और सरकार के पास जमा कराया गया। ये 2 हिस्सों में बटा होता है। पार्ट ए में आपकी और कंपनी की पैन, टैन और TDS, इसकी डिटेल्स होती हैं। पार्ट बी में आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप होता है, कौन सी छूट आपने ली, कौन सी डिडक्शंस क्लेम किए और आखिर में आपका टैक्स कैलकुलेशन। ज़्यादातर कंपनियां जून में फॉर्म 16 जारी करती हैं और इस बार भी यही पैटर्न है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ITR 1, ITR 2 और ITR 4 तीनों फॉर्म इस असेसमेंट ईयर के लिए लाइव हो चुके हैं। ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी दोनों अवेलेबल है, तो टेक्निकली आप आज से ही फाइल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से सैलरी टैक्स पेयर ये मान लेते हैं कि फॉर्म 16 में जो है बस वही फाइल कर दो, काम पूरा। जबकि फॉर्म 16 सिर्फ आपकी नौकरी से जुड़ी इनकम दिखाता है। बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, किराया, फ्रीलांस की इनकम, इनमें से कुछ भी फॉर्म 16 में नहीं आता। कई बार एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं पर जनरली नहीं होता है। इसीलिए डिपार्टमेंट 2 और डॉक्यूमेंट देता है जिनसे आप अपनी पूरी इनकम मिला सकते हैं। पहला होता है फॉर्म 26AS जो आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। इसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स और रिफंड और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी होती है। दूसरा है AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो इससे भी आगे जाकर आपके बैंक, ब्रोकर, रजिस्ट्रार से मिली जानकारी का एक अकाउंट होता है। ध्रुवा एडवाइजर्स के पार्टनर संदीप भल्ला का कहना है कि फाइलिंग से पहले फॉर्म 16 को फॉर्म 26AS और AIS से मिलाना जरूरी है, क्योंकि यही दोनों डॉक्यूमेंट बताते हैं कि आपकी सैलरी के अलावा कहां से पैसा आया। तो अब बात करते हैं उन 10 इनकम की जो आमतौर पर इसी गैप में छूट जाती हैं। पहली है सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना छोटा अमाउंट है कि इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि नियम साफ है। सेविंग्स अकाउंट का पूरा इंटरेस्ट इनकम में जुड़ता है, सिर्फ एक तय लिमिट तक ही छूट मिलती है, बाकी पर टैक्स लगता है। दूसरी है फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट। बैंक यहाँ TDS काट भी सकता है, फिर भी ये इनकम आपके ITR में अलग से दिखानी होती है। सिर्फ TDS कटने का मतलब ये नहीं कि टैक्स की पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तीसरी है डिविडेंड इनकम। आपके पास शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्सेबल है और आपकी कुल इनकम में जुड़ता है। चौथी है शेयर और म्यूचुअल फंड से होने वाला जो कैपिटल गेन्स होता है वो, चाहे आपने कुछ शेयर बेचे हो या किसी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला हो। हर ट्रांजैक्शन पर हुआ मुनाफा या नुकसान अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है। पांचवी है किराए की इनकम यानी रेंट। अगर आपने अपना घर या कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो वो किराया भी आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा है, भले ही वो आपकी सैलरी से बिल्कुल अलग सोर्स से आता हो। छठी है फ्रीलांस या कंसल्टेंसी इनकम। अगर आप नौकरी के साथ साथ साइड में कुछ और काम करते हैं, छोटा मोटा हसल है आपका कोई, या फिर कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये कमाई भी अलग हेड में फाइल करनी होती है। सातवीं है इनकम टैक्स रिफंड पर मिलने वाला इंटरेस्ट। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड दिया है और उस पर इंटरेस्ट भी दिया है तो वो इंटरेस्ट खुद एक इनकम है और टैक्सेबल भी है। आठवीं है फैमिली पेंशन। ये उस पेंशन से अलग है जो आप खुद रिटायरमेंट के बाद पाते हैं। फैमिली पेंशन वो पैसा है जो किसी पेंशनर की मौत के बाद उसके परिवार को मिलता है और ये भी टैक्सेबल इनकम में आता है, बस इसका हेड अलग होता है। उसके बाद आता है टैक्सेबल गिफ्ट। अगर आपको किसी रिश्तेदार के अलावा किसी और से एक तय सीमा से ज़्यादा का गिफ्ट मिला है तो भी इनकम मानी जाती है और टैक्स के दायरे में आती है। और उसके बाद 10वीं है विदेश से आने वाली इनकम या विदेश में किए गए इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी। अगर आपके पास विदेशी बैंक अकाउंट है, कोई विदेशी शेयर है या वहाँ से कोई इनकम आती है तो उसकी जानकारी छुपाना सबसे महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसकी निगरानी सबसे सख्त है। अगर इनमें से कोई भी इनकम आपकी ITR में नहीं दिखी
और डिपार्टमेंट के पास वो डेटा पहले से है, तो नतीजा हो सकता है टैक्स डिमांड, इंटरेस्ट और कई बार सीधा नोटिस। अब बात उस डेडलाइन की जो दिखने में एक है लेकिन असल में एक नहीं है। अगर आप सैलरीड हैं और ITR 1 या ITR 2 फाइल करते हैं तो आपकी डेडलाइन 31 जुलाई है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और आपके अकाउंट का ऑडिट ज़रूरी नहीं है तो आपको 31 अगस्त तक का समय मिलता है। ये बदलाव खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सैलरी टैक्स पेयर की डेडलाइन जुलाई में ही रहेगी, लेकिन नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस जो होते हैं उनके लिए एक अलग और बाद की डेडलाइन तय की जा रही है। जिन टैक्स पेयर का अकाउंट ऑडिट होना जरूरी है उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर है और जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं उनके लिए 30 नवंबर। फंडा ये है कि सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए कि आपके पास जुलाई के बाद का भी टाइम है, पहले अपनी कैटेगरी चेक करिए, उस हिसाब से फाइल करिए। और डेडलाइन मिस करने का खतरा सिर्फ पेनल्टी तक सीमित नहीं है, बात इसमें कैपिटल गेन्स की कर लेते हैं। अगर आपने शेयर बाजार में नुकसान झेला है और आप चाहते हैं कि वो नुकसान अगले सालों के मुनाफे से एडजस्ट हो सके, तो इसके लिए डेडलाइन के अंदर ही इस लॉस को फाइल करना ज़रूरी होता है। समय पर फाइल करने वालों को ये नुकसान अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा मिलती है, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो ये सुविधा खत्म। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान ही आगे कैरी हो पाता है। बिलेटेड रिटर्न का ऑप्शन जरूर होता है 31 दिसंबर तक, लेकिन उसके साथ पेनल्टी आती है 5,000 रुपए तक और बकाया टैक्स पर हर महीने इंटरेस्ट अलग से। अगली खबर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़ी है। EPFO 3.0 में एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसमें जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका पैसा निकालना काफी आसान हो सकता है। EPFO NPCI के साथ मिलकर UPI बेस्ड सर्विस पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 के एंड तक ये सर्विस चालू हो सकती है। EPFO एक EPF ATM कार्ड लाने की भी तैयारी कर रहा है। ये कार्ड डेबिट कार्ड की तरह काम कर सकता है और इसके जरिए लोग ATM से अपना PF निकाल सकेंगे। इस सर्विस की टेस्टिंग पूरी हो गई है, लेकिन फाइनल लॉन्च डेट आना भी बाकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक मेंबर अपने एलिजिबल PF बैलेंस का करीब 50 से 75% तक निकाल सकेगा और पूरा पैसा निकालने की छूट भी शायद नहीं मिलेगी। अभी जो प्लान सामने आया है उसके मुताबिक कम से कम 25% पैसा PF अकाउंट में ही रहेगा ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत सिक्योर रह सके। इसी बीच EPFO ने एक और बदलाव किया जो ऑटो सेटलमेंट होता है। तो ऑटो सेटलमेंट वाले PF क्लेम्स की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब एलिजिबल मामलों में अब बड़े क्लेम्स भी बिना लंबी मैनुअल प्रोसेसिंग के जल्दी निपटाए जा सकेंगे। नए सिस्टम में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी FAT का इस्तेमाल भी हो सकता है। असल में PF सब्सक्राइबर्स की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा यही रहती है कि पैसे निकालने में बहुत समय लगता है, तो इस प्रोसेस को अलग अलग चीज़ों के जरिए आसान बनाया जा रहा है। EPFO का दावा है कि नया डिजिटल सिस्टम आने के बाद क्लेम्स पहले के मुकाबले काफ़ी जल्दी सेटल हो सकते हैं। आप इन सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।